संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री हैं, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और नमस्कार, मैं मोहन। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। दोस्तों, आज के दौर में आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए, सबके पास सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी अपनी थ्योरी है और इस थ्योरी को परोसने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते, बिना ये जाने कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। उनका जो मेन मकसद होता है वो चैनल का टीआरपी होता है। वो किसी तरीके से भी चैनल में टीआरपी लेके आना चाहते हैं और इस थ्योरी पर वो इतना दावा करते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये खबर सबसे पहले उन्हीं के पास है और किसी अन्य चैनल के पास नहीं है। ब्रेकिंग जैसा शब्द आज के दौर में सबसे ज़्यादा ब्रेक हुआ है। सुशांत सिंह के लिए लोगों ने एक सुर में आवाज़ उठाई। ये बहुत अच्छी पहल थी। देश में न्यायपालिका दुरुस्त हो, किसी राजनीतिक संगठन या किसी संगठन के दबाव में कोई भी न्यायपालिका या न्यायालय कोई अपना फैसला ना दे, क्योंकि अंत में आप देखेंगे लोगों को जो आस होती है, जो लोगों को जो उम्मीद होती है, वो इन न्यायालयों से होती है, इन न्यायपालिका से होती है। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको सरकार पर भी भरोसा नहीं होता है। यदि सरकार पर भरोसा होता तो पूरे देश के अंदर एक ही सरकार होती, एक ही पार्टी होती। इसीलिए सरकारें भी बदलती रहती हैं, लेकिन न्यायपालिका जो एक हमारी जो संविधान का एक मजबूत अंग है, जिसके ऊपर अंत में किसी भी लोगों को विश्वास होता है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की, कंगना रनावत की और संजय राउत की। आप हालों में देख रहे हैं किस प्रकार कंगना रनावत और संजय राउत के बीच में जो बयानबाजी जारी है, किस प्रकार संजय राउत जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं कंगना रावत के खिलाफ और किस प्रकार कंगना रनावत उनके खिलाफ ट्वीट कर रही है। अर्नब गोस्वामी एक ऐसा पत्रकार है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं उनको हमेशा से ही नापसंद करता था, किसी दौर में मैं उनको पसंद भी करता था, लेकिन आज इस समय का जो दौर है, जिस प्रकार वो पक्ष और विपक्ष को के पैनलिस्ट जो होते हैं उनको अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और जिस प्रकार उनसे उलझते हैं, उनके प्रति अपना रूड व्यवहार दिखाते हैं, बिहेवियर दिखाते हैं, वो मुझे उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। और जिस प्रकार जो पत्रकारिता उनकी है, जो जिस प्रकार वो एंकरिंग करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें उनकी कही गई होती हैं वो केवल सरकार के पक्ष में होती हैं। उनका सवाल कभी किसी उस राज्य से नहीं होता है जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जहाँ प्रॉब्लम कई हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं, जैसे आप यूपी का ही मामला ले लीजिए। उनको केवल वो राज्य दिखते हैं जो गैर बीजेपी शासित हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अर्नब गोस्वामी के साथ और कंगना रनावत, जिस प्रकार उन्होंने सुशांत सिंह का मामला जीवित रखा, जिस प्रकार कंगना रनावत जो कि हैशटैग जो आपके अर्नब गोस्वामी के आ रहे थे उनको जीवित रख रही थी, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। एक बुज़ुर्ग पिता को, एक बुज़ुर्ग पिता की जो गुहार थी अपने बेटे के लिए, एक इंसाफ के लिए, एक न्याय के लिए, उन्होंने एक नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया उसको, और इतना ही नहीं, एक सीबीआई जांच तक उसको लाकर रोका। लेकिन जब सब चीज़ें हो चुकी हैं, यहाँ पर सीबीआई जांच हो रही है, अब सीबीआई के हाथ में ये मामला है, कई उठापटक बीच में हुई, हमने देखा किस प्रकार महाराष्ट्र और किस प्रकार आपका बिहार सरकार के बीच में नहीं आपस में ठन गई थी, उनकी पुलिस प्रशासन के बीच में आपस में ठन गई थी। लेकिन अब जब ये मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है, ऐसे में आप लोगों का अनाप शनाप ट्वीट करना और अनर्गल बातें करना
और बयानबाजी करना, ये एक तरीके से मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। क्योंकि इस समय जो ज़ोर हो रहा है देश के अंदर वो बेरोज़गारी का है। हर युवा आज के दौर में रोज़गार सरकार से मांग रहा है, जीडीपी की बात कर रहा है, व्यवसाय की बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान से हटाने के लिए इस तरह का जो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि लोगों को इसी में उलझाए रखें ताकि वो और किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही ना दे सकें। कंगना रनावत की भी तारीफ़ करनी होगी, जिस प्रकार उन्होंने सकारात्मक तरीके से नेपोटिज़म, बॉलीवुड माफिया और ड्रग्स को लेके एक मुहिम चलाई हुई थी। हालांकि आप एक पुराना वीडियो देखेंगे यदि, तो उसमें अध्ययन सुमन, जो कि शेखर सुमन के सुपुत्र हैं, उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने कंगना रनावत ने उनको ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए दिया था, और शायद कंगना रनावत भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पर। She had worked with. She said, let's do a cocaine in the night. I had smoked hash with her a couple of times before and I didn't like it, so I said no. I remember getting into the biggest argument that time. मामला सारा कंगना रनावत का मामला जो इस समय है सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि 3 तारीख को शायद कंगना रनावत एक ट्वीट करती हैं जिसमें वो शिवसेना के एक बड़े नेता संजय राउत, जो कि राज्यसभा से सांसद भी हैं शिवसेना के, और जो मुखपत्र है सामना, जो कि शिवसेना का अखबार है, उसके संपादक भी हैं, उन पर आरोप लगाती हैं। ये आप ऊपर ट्वीट देख सकते हैं किस प्रकार उन पर आरोप लगाती है, किस प्रकार कहती है कि संजय राउत ने उनको धमकी दी है कि वो मुंबई ना आए। और इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की भाषा से मुझे लग रहा है कि एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है। इसके बाद संजय राउत का बयान आता है जिसमें वो कंगना रनावत को एक हरामखोर लड़की तक बोल देते हैं। है ना, हम सब मिलकर तय करेंगे। नहीं, क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हरामखोर शब्द का जो इस्तेमाल होता है, हरामखोर का जो अर्थ होता है वो होता है कि आप जिस स्थान पर खा रहे हैं उस स्थान की आप बुराई कर रहे हैं या उस स्थान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, उस स्थान का आप एहसान नहीं जता रहे हैं, उसको भारतीय भाषा में एहसान फरामोश या कहीं कि हरामखोर कहा जाता है। मैं संजय राउत के उस बयान से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ या उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। एक नेता होने के, इतने बड़े स्तर के नेता होने के बावजूद आप इस तरह का यदि आप टिप्पणी करते हैं तो ये वाकई अशोभनीय है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। हमें महिलाओं का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि आप ये समझिए, आप जिस स्तर के नेता हैं शिवसेना में, आप एक ऐसे नेता हैं जो बाला साहब ठाकरे के साथ भी रहे हैं, और शिवसेना को आगे लाने में एक आपका बहुत बड़ा अहम रोल भी है। तो ऐसे में आप कई युवाओं के रोल मॉडल भी होंगे, कई युवा आपको फॉलो भी करते होंगे। तो इस तरह की बयानबाजी वाकई में एक नेगेटिव जो है इम्प्रेशन छोड़ती है युवाओं के लिए। तो ऐसे में यदि आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो ये आने वाले जो युवा हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वाकई एक घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर महिला का सम्मान हम केवल एक ही स्तर से नहीं देख सकते हैं। इसमें आप यदि देखेंगे, शबाना आज़मी जिनको काफ़ी ट्रोल किया गया अंधभक्तों द्वारा, दीपिका पादुकोण, स्वरा भास्कर और रिया चक्रवर्ती भी एक महिला ही हैं। रिया चक्रवर्ती के ऊपर अभी कोई भी चीज़ जो है अभी पुख्ता सबूत के साथ सीबीआई ने आगे नहीं करी है, या ये कहें कि अभी वो गुनाहगार साबित नहीं हुई है। तो जब तक कोई इंसान गुनाहगार साबित नहीं होता है वो बेगुनाह ही होता है।
हालांकि ट्रायल चल रही हैं, जांच पूछताछ चल रही है। जब इस विषय में कुछ पुख्ते सबूत के साथ सीबीआई कुछ खुलासा करेगी तो ही हम इस विषय में कुछ टिप्पणी करने के लिए बाध्य होंगे। कंगना रनावत की हम यदि बात करें, कंगना रनावत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो मुझे लगता है टीआरपी के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रोवर्सी है या ये कहें विवादों से पुराना नाता है। ख़ास तौर से इनके जो प्रेम चर्चे हैं जो कि मीडिया में काफ़ी उछले थे। आप इसको चाहे आदित्य पंचोली से जोड़ें, चाहे आप इसको ऋतिक रोशन से जोड़ें, ये हमेशा से ही किसी ना किसी तरीके से मीडिया में छाई रहती हैं। आप इसकी जिस हिसाब से कंगना रनावत मीडिया में आके बातें करती हैं, जिस हिसाब से वो बातें करती हैं, आप कह सकते हैं कि आपकी नज़रों में ये बेबाकी ज़रूर हो, अपनी बातें वो बेबाकी से ज़रूर रखती हो, लेकिन हमारी एक सभ्यता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से यदि हम इसको देखें, जिस हिसाब से वो बातें करती हैं, तो इस संस्कृति के हिसाब से हम इसको बेशर्मी ही कहेंगे। ख़ास तौर से जिस शहर ने आपको दौलत, इज़्ज़त, शोहरत दी, उसको गाली देना कितना सही है। कर्म भूमि एक ऐसी जगह होती है जिसकी लोग पूजा करते हैं, गाली नहीं दी जाती है। हालांकि संजय राउत ने भी इसमें सरकार से अपील की है कि इस तरह की कोई बयानबाजी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, एक्शन ली जाए। गृह मंत्री जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने पहले ही इस पर टिप्पणी कर चुके हैं कि यदि इस तरह का मामला यदि कोई सामने आएगा आगे से तो उसके ऊपर राजद्रोह का केस किया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद कंगना रनावत का फिर से ट्वीट आता है संजय राउत को ललकारते हुए। ये कहती हैं कि 9 सितंबर को मैं मुंबई आऊँगी। मुंबई किसी इकलौते इंसान का नहीं है, संजय राउत मुंबई नहीं है, और किसी के बाप में हिम्मत हो तो वो रोक लें, और उतर कर आपको समय भी बताऊंगी। इसके बाद वो अपने आप को एक मराठा कहती हैं, मैं एक मराठा हूँ, अपने आप को संबोधित करती हैं कि मैं एक मराठा हूँ। जिसने जो उखाड़ना है, जिस लैंग्वेज को उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उसी लैंग्वेज को आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ दो। और इसके तुरंत बाद वो कहती हैं कि मेरे को यदि सिक्योरिटी दी जाएगी तो वो मुंबई पुलिस द्वारा नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, वहाँ की सरकार पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही मुंबई को पीओके बता चुकी हैं। उसके एकदम बाद फिर उसको तालिबान की संज्ञा इन्होंने दी है मुंबई को। हालांकि ऐसे में कई नेताओं का इस बीच खबर ये भी आई कि उन्होंने हिमाचल पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी, या फिर कहा कि या तो केंद्र उसको सपोर्ट करे या सिक्योरिटी प्रोवाइड करे जब वो मुंबई जाती हैं। खबर ये भी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कि उनको गृह मंत्रालय द्वारा Y+ सिक्योरिटी दी गई है, यानी कि करीब 11 बॉडीगार्ड उनको दिए जाएंगे जो वाई सिक्योरिटी में होते हैं। तो इसके बाद उनका जो ट्वीट आता है जिसमें वो अमित शाह को धन्यवाद देती है। रावत के ऊपर भी काफ़ी दबाव पड़ा कि वो इस तरीके से महिला का यदि अपमान करते हैं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके पलट में उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, मैं माफ़ी के बारे में ज़रूर सोचूंगा यदि कंगना रनावत मुंबई से माफ़ी मांगती है। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है, ख़ास तौर से अर्नब गोस्वामी से और कंगना रनावत से, कि आप इस विषय में धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ना आप कोई कोर्ट हैं ना आप कोई जज हैं। धन्यवाद।